हेलो फ्रेंड्स। पी क्यू क्या है, इसका पीआर से क्या कनेक्शन है, पी क्यू लिस्ट क्या होती है, पी क्यू लिस्ट में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक बात डिटेल में बताऊंगा कैसे ये एक ईजीएस्ट वे है पीआर लेने का। सबसे एक अच्छा तरीका है और सबसे जो है जल्दी पीआर लेने वाला एक तरीका है पी क्यू। आपको पूरी डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर जान लो कि मेरी हर एक बात यानी कि एक एक पॉइंट को पूरे ध्यान से सुनना, तभी सारे डाउट्स क्लियर होंगे और तभी आपको कुछ जो है इससे नॉलेज मिलेगी। अगर आप स्किप करते रहोगे वीडियो को या सुनोगे नहीं, सिर्फ देखते रहोगे या इधर उधर ध्यान रखोगे अपना, तो आपके जो डाउट्स फिर भी रह जाएंगे, वो क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको वीडियो बिल्कुल बिना स्किप किए पूरी वीडियो की एक एक बात सुनना, तभी आपको जो है वीडियो से कुछ बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपने सुना होगा, आपकी जो है फर्स्ट स्टेप से लेकर आपके कनाडा पहुंचने तक और उसके बाद पीआर लेने की प्रोसेस जो है सारी इंटर रिलेटेड है, यानी कि हर एक स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, ये कैसे है मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे ही आप क्या करते हैं, आप अपनी +2 करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ भी डिप्लोमा आप पढ़ाई करते हैं अपने इंडिया में, उसके बाद आप आइल्स करते हैं। आइल्स का रिज़ल्ट आने के बाद आप जो क्या है, आप एजेंट के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई हमने कनाडा जाना है और हम वहाँ स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। तो एजेंट क्या है, जो आपकी फ़ाइल तैयार करता है, आपको जो है लास्ट आपका स्टेप होता है वीज़ा लेके आना। वो आपको वीज़ा दिलवा देता है, आपका स्टडी परमिट दिलवा देता है आपको कनाडा से, और आप जो है कनाडा स्टडी के लिए आते हैं। इनमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है आइल्स के बाद, यानी कि कनाडा की प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप आता है, उसमें आता है कि आपका कॉलेज का ऑफर लेटर। जैसे ही आप आइल्स करने के बाद एजेंट के पास जाते हैं या जैसे भी आप अपना फाइल की प्रोसेसिंग करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो स्टेप होता है वो होता है कि आप कोई भी एजेंट के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमने कॉलेज चूज़ करना है और कोर्स चूज़ करना है। मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने आप कोई रिसर्च नहीं करते, कोई सर्च नहीं करते, कोई किसी से सलाह नहीं लेते, वो अपने आप सीधा एजेंट के पास जाते हैं और उसकी मर्ज़ी का ही कोर्स ले लेते हैं। वो जो भी कोर्स बताता है वही कोर्स वो चूज़ कर लेते हैं। वो अपने आप उसके बारे में कोई सर्च नहीं करते, उसी के ऊपर सारी बात छोड़ देते हैं कि तुम बस अपने आप ही कोर्स चूज़ कर लो, अपने आप ही कॉलेज चूज़ कर लो और हमारे से फ़ीस ले लो, पैसे ले लो और हमारे को जो है स्टडी परमिट दिलवा दो। पर फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। कॉलेज में वो अप्लाई करता है, किसी भी कोर्स में अप्लाई करके आपका कॉलेज का ऑफर लेटर आता है, यानी कि कॉलेज से एक लेटर ऑफ एडमिशन आपका इशू हो जाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद जैसे ही आपकी फ़ीस जाती है, उसके बाद बायोमेट्रिक्स होते हैं, मेडिकल होता है, काफ़ी बीच में स्टेप्स इंक्लूड होते हैं और फाइनली जो आपका स्टडी वीज़ा आ जाता है। आपका जब जैसे ही स्टडी वीज़ा आता है, तो आप जो है सीधा ही अपनी स्टडी के लिए अब्रॉड आ जाते हो। स्टडी वीज़ा आप जैसे ही लेते हैं, उसके बाद आप अब्रॉड आते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन होता है वो आप स्टडी करते हैं और अल्टीमेटली जैसे आपका स्टडी कंप्लीट होती है, आपकी ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है स्टडी की, उसके बाद आप वर्क परमिट पे रहते हो। यहाँ पे वर्क परमिट आप पूरा करते हो और वहाँ पे उस टाइम पे जो आपका फाइनली लास्ट गोल होता है वो होता है पीआर, कि हमने किसी भी तरीके से जो है कनाडा में पीआर होना है। और जो है आपका सबका अल्टीमेटली गोल यही होता है कि पीआर। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रोसेस थी आपकी आने की। अभी यहाँ पे सारा स्टेप जो है इंटर रिलेटेड कैसे हैं वो आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ सारा कुछ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने जो है अपने कॉलेज से ऑफ़र लेटर लिया, ऑफ़र लेटर में एक कोर्स था, यानी कि आपने जिस भी कॉलेज से और जिस भी कोर्स का आपने ऑफ़र लेटर आपने मंगवाया था, वो आपके फर्स्ट स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो पीआर से इंटर रिलेटेड है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। यहीं पे जो है आपके पीक्यू का रोल आता है, यानी कि पीक्यू का भी इसी कोर्स से ही आपका लेना देना होता है और आपका पीआर से भी उसका कनेक्शन है। तो पीक्यू यहीं पे आता है। पीक्यू का मतलब होता है क्यूबेक एक्सपीरियंस प्रोग्राम। पीक्यू क्या है कि इसमें कुछ कोर्स हैं, यानी कि क्यूबेक गवर्नमेंट है, जो कनाडा का एक प्रोविंस है क्यूबेक, उसकी जो गवर्नमेंट है उसने क्या है कि पीक्यू लिस्ट बनाई है, उसमें कुछ कोर्सेज रखे हैं उन्होंने। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट फ़ॉरेन से आ रहा है, यानी कि किसी भी दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो वो क्या करे, अगर इन कोर्स में से कोई भी एक कोर्स कर लेता है वो, और उस कोर्स को करने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें कोर्स कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें है बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी हो गया, और इसमें डिप्लोमा कौन कौन से हैं, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान देने वाली, कि डिप्लोमाज कौन कौन से हैं, क्योंकि इंडिया से या फॉरेनर स्टूडेंट जो आते हैं वो मोस्टली डिप्लोमा करने के लिए आते हैं। इंडिया से तो जाते ही ज़्यादातर डिप्लोमा के लिए हैं। तो डिप्लोमा देख लो कौन कौन से हैं इसमें। पहले नंबर पे जो डिप्लोमा आते हैं वो है डीईसी डिप्लोमाज,
DEP डिप्लोमाज। और इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है देखिए कि DEP डिप्लोमाज वाला पॉइंट है, इसमें क्या है कि वो डिप्लोमा ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है जो अटेस्टिंग टू 18,000 हावर्स और मोर ऑफ स्टडी, यानी कि वो जो भी आपका डिप्लोमा है DEP वाला डिप्लोमा, वो 18,000 आवर्स का होना चाहिए या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उससे अगर कम का है तो आप PEQ कोर्स में वो आपका नहीं आएगा, यानी कि वो डिप्लोमा आपका PEQ लिस्ट में नहीं माना जाएगा। इसके साथ क्या है कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी DEP डिप्लोमा लेते हो जिसकी ड्यूरेशन बहुत कम है, यानी कि आपको मैं एक बेसिक बात बता दूं कि जो 900 आवर्स होते हैं, यानी कि 900 घंटे जो हैं वो तकरीबन तकरीबन 8 महीने के बराबर होते हैं। और अगर आपका कोई एक ऐसा डिप्लोमा है, वो DEP डिप्लोमा है, यानी कि वो आपका DEP डिप्लोमा है और वो उसकी ड्यूरेशन क्या है, थोड़ी 18,000 से बहुत कम है, और आप क्या करते हैं कि 2 डिप्लोमा कर लेते हो, पर दोनों की ड्यूरेशन मिला के अगर तो आपके 18,000 आवर्स बन जाते हैं, तो आप PEQ लिस्ट के अंदर आपका ये डिप्लोमा माना जाएगा। अगर आप दोनों कोर्स करते हो, दोनों की जो ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन भी वो क्या बनती है, 18,000 आवर्स से कम बनती है, तो भी जो है आप ये का डिप्लोमा जो PEQ लिस्ट के अंदर नहीं माना जाएगा। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप बैक करके वीडियो दोबारा भी सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो कोर्स है वो DEP या DEC होना चाहिए। ये आपके ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होता है कि आपका जो कोर्स है वो क्या है, डिप्लोमा ऑफ कॉलेज स्टडीज़ टेक्निकल ट्रेनिंग है या डिप्लोमा ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है। ये आपके ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होता है, इसलिए ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़िए। और मेरी दूसरी वीडियोस जब मैंने बताई हैं उनमें जो कोर्स मैं बताता हूँ उसमें मैं ये भी बताता हूँ कि ये AEC है या DEP है, क्योंकि ये कॉलेज भी मेंशन करता है और उनके ऑफर लेटर पे भी यह साफ लिखा होता है। तो ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि ये DEP या DVS क्या क्या होते हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये आपका कोर्स आपको पता ही लग ही जाएगा ये कौन सा है। तो ये जो अगर इनमें से कोई भी कोर्स है आपके पास, तो मतलब इसका क्या है कि आपकी जो कोर्स है वो PEQ लिस्ट के अंदर आता है। तो यानी कि उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और एक बार और ध्यान लीजिए कि कौन कौन से डिप्लोमाज नहीं आते हैं। तो इसमें डिप्लोमाज जो नहीं आते हैं वो है AEC डिप्लोमा, AEC या ACS भी कहते हैं, अटेस्टेशन ऑफ कॉलेजियल स्टडीज़। यह डिप्लोमा है वो PEQ लिस्ट के अंदर नहीं आते। और ये डिप्लोमाज जो हैं बहुत ज़्यादा वो है, मतलब मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन्हीं कोर्सेज में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरी नॉलेज नहीं होती। तो ये ज़रूर चेक कर लेना, ACS या AEC डिप्लोमा हो तो उसको मतलब कोशिश करना कि वो ना लें, क्योंकि PR तो उसके बाद भी होती है पर वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको। तो क्या है कि आप कोशिश कीजिए आपका डिप्लोमा DEP हो या DEC हो। तो फ्रेंड, जैसे आपका डिप्लोमा जो है PEQ लिस्ट के अंदर आता है, ये पहली कंडीशन थी आपकी, वो आप पूरी कर देते हैं। वो उसकी ड्यूरेशन डिप्लोमा की आपकी जो है 18,000 आवर्स से थोड़ी होनी चाहिए या 18,000 आवर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए मतलब। तो आपकी क्या उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने जो फ्रेंच लेवल B2 लेना होता है, यानी कि जैसे आपने आइल्स में हम कहते हैं कि 7 बैंड लेने हैं या 8 बैंड लेने हैं, वैसे उसमें क्या होता है B2 लेवल लेना होता है। उसमें लेवल होते हैं A1 A2 B1 B2, ऐसे B2 लेवल होता है। ये इंटरमीडिएट लेवल होता है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता, ना ही ज़्यादा ईजी होता है। तो ये आप जैसे ही B2 लेवल ले लेते हैं तो आपका जो है सेकेंड स्टेप भी कम्प्लीट हो गया। तो आपका थर्ड स्टेप क्या आता है, CSQ का मतलब है क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट। क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि CSQ क्या है, ये आपकी PR है, पर क्या है, ये प्रोविंशियल PR है, यानी कि ये सिर्फ क्यूबेक की PR है। ये क्यूबेक के बाहर कहीं नहीं चलेगी, ये सिर्फ क्यूबेक की PR है। और जैसी आपकी एक बार क्यूबेक की PR हो जाती है तो उसके बाद फेडरल PR यानी कि कनाडा की PR लेने में आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसी आपकी CSQ आपके पास आ जाती है यानी कि कनाडा की PR, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आपको थोड़ा सा ही टाइम लगता है और उसके बाद आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आपकी बस समझ लीजिए कि अगर एक बार प्रोविंशियल PR आ गई, यानी कि एक बार CSQ आ गया, तो उसके बाद आपकी कनाडा की PR पक्की है। तो आप क्या, मैंने आपको थर्ड स्टेप, 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप आपका जो है डिप्लोमा वो PEQ लिस्ट में होना चाहिए। उसकी कंडीशन क्या है कि 1800 घंटों से वो कम नहीं होना चाहिए, 1800 घंटों में ही होना चाहिए। DEC और DEP होना चाहिए, ACS या ACS या AEC नहीं होना चाहिए। और जो क्या है सेकंड स्टेप आपका B2 लेवल फ्रेंच होना चाहिए, इससे कम यानी कि C1 या C2 नहीं होना चाहिए। अगर उससे ऊपर है यानी कि B1 है तो ठीक है, लेकिन B2 से नीचे नहीं होना चाहिए। और जो फोर्थ कंडीशन है, हाँ सच एक बात इसमें क्या रह गई कि इस टाइम पे आप वर्क परमिट हो गए, जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा या स्टडी आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो वर्क परमिट में आप कोई ना कोई काम तो कर ही रहे होंगे वहाँ पे। तो इसमें क्या है कि एक और यह भी कंडीशन है कि आपके पास कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि आप वर्क परमिट में वहाँ फ्री बैठोगे, यानी कि वैसे फ्री तो कोई नहीं बैठता, क्योंकि आपको पता है कनाडा में आपको
बड़ी मुश्किल से तो हम सोचते हैं कि चलो वर्क परमिट मिला है, फुल टाइम वर्क करेंगे, स्टडी की बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो उस टाइम पे सारे वैसे काम कर ही रहे थे, इसलिए मैंने बताया नहीं कि जॉब होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर आम हर एक बंदे के पास जॉब होती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई स्टडी रिलेटेड जॉब होनी चाहिए या कोई स्पेशल जॉब होनी चाहिए, कोई भी जॉब होनी चाहिए, यानी कि कोई भी आप उस टाइम पे काम करते होने चाहिए। तो यही मैंने आपकी सारी कंडीशंस थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ भी स्किप कर दिया था वीडियो को या थोड़ा बहुत आगे पीछे किया था, तो आप क्या कीजिए, बिल्कुल अकेली अकेली बात इसकी सुनने वाली है, हर एक बात सुनने वाली है वीडियो की, कुछ की फिक्र मत करना। फिर आप कहोगे कि हमारी कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुई, हमारे डाउट्स रह गए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ही देख लेना, कोई बात नहीं होती, 10-15 मिनट ही जाएंगे आपके। थैंक यू। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर डाउट है, कि कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपकी जो है कन्फ्यूज़न हो सके तो दूर करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि आप क्या कीजिए, कभी भी आप कोर्स चूज़ करने से पहले या कॉलेज चूज़ करने से पहले एक बार उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च ज़रूर कीजिए।